हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आज हम गति के द्वितीय समीकरण सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आज हम डिराइव करेंगे कि कैसे इस फार्मूला का डेरिवेशन किया जाता है। आज हम जानेंगे। वही लगभग इस समय रात के 2 बज रहे हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो छोड़ते हैं बेफिजूल की बातें और अपने आते हैं टॉपिक पे। गाइस, इसके पहले हमने देखा है कि कैसे कैसे हमने उस इसके पहले देखा कि गति के पहले समीकरण का निगमन कैसे किया। इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि त्वरण क्या होता है। तो गाइस, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज हम गति के द्वितीय समीकरण का निगमन देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है? हमने उस दिन देखा था कि जो गति के 3 समीकरण हमने बताए थे उस दिन आपको। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। इस समीकरण को हमने डिराइव कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको गति का पहला समीकरण आसानी से समझ में आ जाएगा। और दूसरा समीकरण आज हमको डिराइव करना है, तो वो वाला समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस वाले समीकरण को आज हम डिराइव करेंगे। इस समीकरण को डिराइव करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले वाले समीकरण को रिवाइज कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले समीकरण पर चलेंगे। पहले वाले समीकरण में हमने क्या किया था कि जस्ट पहले वाले समीकरण में हमने किया यह था कि एक्सेलरेशन की जो डिफिनीशन थी एक्सेलरेशन की डिफिनीशन से हमने गति के पहले समीकरण का डेरिवेशन किया था। एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या थी? v बराबर यू प्लस ए टी। ये तो गति का पहला समीकरण था। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला बना था तो वो बना था a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम डिराइव किया गया था फार्मूला वो। तो आज हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन डिराइव करेंगे। ये सेकेंड इक्वेशन कैसे क्या होती है? सेकेंड इक्वेशन ने बताया कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। एक चीज़ हमको इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में ये भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टर्म किस किस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो यस यहाँ पर डिस्टेंस को डिनोट करता है, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। जो आपकी 9th की बुक है उसमें डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट ही माना गया है और स्पीड को ही वेलोसिटी मान दिया गया है। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो सेकेंड इक्वेशन हमको क्या डिराइव करने के लिए कहता है
ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग गुणे समय प्लस त्वरण गुणे समय के स्क्वायर का हाफ होता है। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको डिराइव करना है। तो जब डिराइव करना है तो हमको कुल मिला करके निकालना क्या है, इसमें हमको दूरी निकालनी है। ठीक है, ये विस्थापन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बोला ना कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वली रहेगा इस चैप्टर में। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर स्पीड क्या है? वेलोसिटी का रोल अदा कर रही है। वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये ऑल इक्वेशन जो हमने देखे कि v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये हमने तीनों इक्वेशन देखे। इसमें एक चीज़ है कि जो आपकी एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन बोले तो जो आपका त्वरण रहेगा, ये आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब नियत रहेगा, नियत रहेगा। जब त्वरण नियत रहेगा, जैसे कि एक सपोज डेट मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, वस्तु है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। अब ये इसका v है। अब हमसे बोला जाए कि ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से ये इसका क्या है? एक्सेलरेट है। तो एक्सेलरेट होने का मतलब है कि अगला वाला जो सेकंड आएगा, दूसरे सेकंड में उसका वेग 6 हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तीसरे में 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, चौथे में 8, इसी प्रकार से एक एक बढ़ता जाएगा। जबकि त्वरण 1 मीटर ही पर सेकंड स्क्वायर है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि त्वरण आपका तो कांस्टेंट है, जो आपका त्वरण है वो आपका कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसमें मेरे कहने का मतलब ये रहा कि त्वरण यदि जब कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी आपकी चेंजमेंट होती रहेगी। ये सीधी सी बात है। त्वरण का मतलब होता है कि प्रति सेकंड जो होने वाला वेग में परिवर्तन है उस वही त्वरण कहलाता है। तो परिवर्तन हो रहा होगा तो त्वरण नियत रहेगा, तो वेग परिवर्तनशील होगा। और इस जो इक्वेशन हमने देखे कि इक्वेशन में हमने क्या देखा है कि एक्सेलरेशन जो रहेगा वह कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ये तीनों समीकरणों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। 3 समीकरण कौन कौन से हैं? v बराबर यू प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनमें क्या होगा कि आपका एक्सेलरेशन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो अब चलते हैं दूसरे वाले समीकरण के डेरिवेशन पे। दूसरे वाले समीकरण के डेरिवेशन में दूसरा वाला समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, v इंटू टी कह सकते हैं, होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू।
लेकिन हमको इसमें क्या पता चल रहा है कि वस्तु क्या है, ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इसकी चेंजमेंट होगी। ये आपको फैक्ट है, ये समझ लीजिए फैक्टर है आपका इक्वेशन के लिए। तो हमने पहले देखा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी होता है। और अब इसके नीचे एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जब भाई वस्तु नियत त्वरण से गतिशील, हमने देखा कि तीनों समीकरण में नियत त्वरण का जिक्र किया जाएगा, और जब नियत त्वरण का जिक्र किया जाएगा तो वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तनशील ही रहेगा। तो ये चीज़ हम देख लिया। अब जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंजमेंट होगी। जब वेलोसिटी चेंजमेंट होगी तो हम वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी लेंगे। क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है, एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है कि जैसे सपोज डेट कि एक विजुलाइजेशन कीजिए कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से चला, अगले 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से चला, फिर अगले वाले 1 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड के वेग से चला। तो उसका वेग क्या आ रहा है, चेंजमेंट हो रहा है। जब वेग चेंजमेंट हो रहा है तो उसका हम एवरेज लेंगे। एवरेज का मतलब हमने डेली लाइफ में सुना भी होगा कि कहते हैं कि ये अपाचे गाड़ी इतने का एवरेज देती है, प्लेटिना इतने का एवरेज देती है। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि वो 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चल जाती है। एवरेज का मतलब यही होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है प्रारंभिक वेग को काय से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, और प्लस अंतिम वेग को काय से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, बटे 2। यही हमने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था यार। सीधी सी बात है, अगर हम एवरेज का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है नंबर ऑफ टोटल ऑफ टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल ऑफ टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें देखिए v और u दो टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 2 होंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा, u प्लस वी अपॉन 2 बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं आगे, तो एवरेज वेलोसिटी की जगह हम क्या रख देंगे, v प्लस यू अपॉन 2 रख देंगे। ठीक है, अब इनटू में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, t करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जब, अब या तो ऐसा करिए कि अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, टी का अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, वी टी प्लस यू टी बटे 2, ये बन जाएगा। अब जब वी टी प्लस यू टी बटे 2 ये तब बन गया, और हमने क्या पहले वाले समीकरण में क्या देखा कि v बराबर यू प्लस ए टी। तो v बराबर यू प्लस ए टी है, तो v की जगह हम u प्लस ए टी रख सकते हैं, बिल्कुल
रख सकते हैं ना। जैसे कि एक इमेजिनेशन के रूप में हमसे कहा जाए कि एक तराजू है, एक तरफ 5 किलो का बाट रखा है, दूसरी तरफ 5 उतना ही अनाज रखा है। तो या तो हम 5 किलो बाट ले लें या तो अनाज ले लें, दोनों इक्वल रहेगा ना। जैसे एक सपोज डेट कि एक तरफ चावल रखे हैं 5 किलो एक तराजू में, एक तरफ गेहूँ रखे हैं, तो दोनों तो बराबर है ना। अब जिसकी जो नेसेसिटी होगी वो ले लेगा। तो इसी प्रकार से हमको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कह सकता है। अगर इसी जगह लिखा होता है u प्लस ए टी और हमको v की आवश्यकता होती तो हम u प्लस ए टी की जगह v पुट कर सकते थे और v की जगह u प्लस ए टी भी पुट कर सकते हैं। दोनों कंडीशन सेम रहेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो वी टी प्लस यू टी अपॉन 2 ये हमने देख लिया। तो v की जगह क्या रखेंगे, u प्लस ए टी। यही तो पहला समीकरण में हमने देखा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इतना तो देखा। और इसके बाद देखिए अभी ये v का है, v और t के बीच में काय का साइन लगा है, मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हो तो ये पूरा क्लोज हो के तब मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि t का मल्टीप्लाई आपने सिर्फ ए टी में कर दिया तो डेरिवेशन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि v की जगह हम u प्लस ए टी रख रहे हैं, ठीक है, प्लस यू टी बटे 2, ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करेंगे कि अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे t का, तो यू टी प्लस अब ये क्या हो जाएगा ए टी गुणे टी करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब इसके बाद यू टी कर देंगे, ठीक है, अपॉन 2, इतना हुआ। अब देखिए यू टी और यू टी, दो यू टी हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 2 यू टी प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, 2 यू टी प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, देखिए जिसे एक इमेजिनेशन के रूप में यहाँ से देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन है 3/5 प्लस 4/5, या तो यदि हमारे पास इनका एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा। तो जब 5 एलसीएम आएगा तो ये इधर 3 ये इधर 4, तो यह तो हम इनको अगर अब हम सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट करेंगे 3/5 प्लस 4/5 उतने में सेपरेट कर देंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी। अब ये दोनों के लिए 2 यू टी के लिए भी है और 80 स्क्वायर के लिए भी, तो डिवाइड हो जाएगा दोनों में। तो क्या हो जाएगा 2 यू टी अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये दोनों में है तो आराम से चला जाएगा। अब अगले वाले में क्या होगा कि ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है मल्टीप्लाई में और इधर ही मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा। और इधर आपका और ये 80 स्क्वायर के साथ आप क्या विजुलाइजेशन करेंगे कि इसके साथ एक है। किसी भी संख्या अगर कोई यक्स टर्म लिखा है तो यक्स के साथ हमेशा क्या होता है, एक होता है। कोई भी टर्म लिखा हो उसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसके साथ कोफिशिएंट हमेशा एक माना जाता है। तो क्या हो जाएगा यू टी प्लस इसके साथ कोफिशिएंट कितना माना जाएगा, एक माना जाएगा, तो 1/2 80 स्क्वायर। तो क्या ये इक्वेशन बना यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ से हम देखेंगे किसकी वैल्यू निकाल रहे थे। यहाँ से हमने कहीं की वैल्यू नहीं निकाली, यस की निकाल रहे थे, यस की ये वैल्यू निकाल रहे थे, यस की। तो ये क्या हमने निकाला, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारा यही डिराइव करना था फार्मूला। देख लेते हैं यही फार्मूला डिराइव करना था कि दूसरा करना था। ये देखिए यस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये इसमें लिखा है। और इधर हम क्या लिखा है, इधर हमने डिराइव क्या किया है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो डेट इज प्रूव्ड। अब देखिए इसमें हम शुरुआत से देख लेते हैं कैसे क्या कर दिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है।
और इस वाले जो टॉपिक में हमने एक आपको फैक्ट क्लेरिफाई कर दिया कि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो आपकी वेलोसिटी चेंजमेंट होती रहेगी। ये हमने एक फैक्ट क्लैरिफाई कर दिया है। गति के तीनों समीकरण के लिए अप्लाई होगा क्लास 9th में। आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ पर स्टैंडियल वेलोसिटी पढ़ेंगे, ताक्षणिक चाल पढ़ेंगे, ताक्षणिक वेग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, आगे की क्लासों में अप्लाई नहीं होने लगती हैं। ये सिर्फ 9th के लिए अप्लाई है। 9th में जो 3 मोशन पढ़ते हैं, इक्वेशन पढ़ते हैं सॉरी, उनके लिए अप्लाई होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी आपकी चेंजमेंट होती रहेगी, सीधी सी बात है। जब और हमने क्या देखा कि हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, या विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय। अगर जहाँ विस्थापन है तो उस जगह वेग हो जाएगा, और जहाँ दूरी है तो उस जगह चाल हो जाएगी, क्योंकि दूरी और चाल दोनों आपस में रिलेट होती हैं और विस्थापन और वेग दोनों आपस में रिलेट होती हैं। तो या दूरी मानो या विस्थापन मानो, एक ही मानना है। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा कि वेग गुणे समय। अब जब वेग चेंजमेंट हो रहा है तो वेग की जगह हम वेग नहीं ले सकते, उसकी जगह एवरेज वेलोसिटी लेंगे, औसत वेग लेंगे। तो क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लिख दिया। अब यस, अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v प्लस यू अपान 2 इंटू टी, टाइम लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, v हमने देखा था कि v बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो यस, v की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे यू टी, यू प्लस ए टी, ये पुट कर दिया, और इंटू में टी लगाया, क्योंकि ये टी का गुणा v के साथ है और v की जगह हमने यू प्लस ए टी रखा है, प्लस यू टी अपान 2 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद अब इसमें क्या हुआ, अंदर मल्टीप्लाई का यू टी प्लस ए टी स्क्वायर प्लस यू टी हो गया। अब इधर क्या किया, यू टी जुड़ गया, 2 यू टी हो गया प्लस ए टी स्क्वायर हो गया अपान 2 हो गया। यस बराबर क्या हुआ, 2 यू टी में अपान 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2, क्योंकि ये दोनों के लिए होगा। तो अब इसमें डिवाइड कर दिया तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, और ये गति के दूसरे समीकरण का डेरिवेशन हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको डेरिवेशन समझ में आ गया और तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।